Hello students, myself Amit Sharma, and today we will discussing the topic reproduction in organism. So it is the first chapter of the 12th biology, and now started with the reproduction in organism. So first of all, what is the reproduction? So reproduction is the ability of living organism to produce a new generation of living individuals सिमिलर टू देमसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो पेरेंटल बॉडी हैं वो अपने ही जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात आती है कि रिप्रोडक्शन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, गोल क्या है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन या व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अल्टीमेट गोल ऑफ द रिप्रोडक्शन इज टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, यानी कि अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो in case of type of reproduction, it is two type. One is the asexual reproduction and another is the sexual reproduction. तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो मेजर डिफरेंसेस वो क्या क्या हैं देखने को हमको मिलेंगे किसमें, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो एक तरफ अगर हम लोग देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें और इसके कंपैरिजन में हम लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं और इट इज आल्सो नोन एज एगैमोजेनी। क्या बोलेंगे इसको, एगैमोजेनी। इसकी अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसको हम लोग बोलेंगे गैमोजेनी। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल में बात करते हैं हम लोग। एसेक्सुअल में हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होगा, नीड ऑफ ओनली वन पेरेंटल बॉडी। यानी कि यहां पर अगर हम लोग देखें केवल एक पेरेंटल बॉडी की हमको जरूरत होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। जबकि अगर हम लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में तो यहां पे हमको देखने को क्या मिलेगा, देयर इज द नीड ऑफ टू पेरेंटल बॉडीज या इंडिविजुअल्स। अब यहां पर अगर हम दो पेरेंटल बॉडीज की बात करें तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, दे शोज द अपोजिट सेक्स। दैट मीन्स वन पेरेंटल बॉडी इज परफॉर्मिंग एज अ मेल इंडिविजुअल एंड अनदर इज परफॉर्मिंग एज अ फीमेल इंडिविजुअल। नाउ in some cases, if we have discussing about the self fertilization, so there is also sexual reproduction but it takes place only one individual. So there are some exceptions which also included in the sexual type of reproduction. For example, earthworms and other hermaphroditic इंडिविजुअल्स। दूसरी बात करते हैं हम लोग, जो दूसरा मेजर डिफरेंस है दोनों में एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, वो हमको क्या देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है कि ये कैसा प्रोसेस है, इट इज द फास्ट प्रोसेस, या यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, फास्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्लो मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो, वो सारा हम लोग तभी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे जब हमें सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिप्रोडक्शन की पता होंगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करें दोनों में डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक और बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। उसको हम लोग बोलेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो यहां पे जो डिवीजन होगा वो हमको देखने को मिलेगा माइटोसिस डिवीजन, ओके। और यहां पर हमको देखने को मिलेगा जो सेल्स बनेंगी, गैमेटिक सेल्स बनेंगी, वो किसके थ्रू बनेंगी? मियोसिस के थ्रू बनेंगी। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स के केस में। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, एक अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां पर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाएंगे पेरेंट्स के थ्रू, दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आर सेम, ओके। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर द क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे? अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होंगे। तो क्लोन्स हैं तो ये बहुत ज्यादा वेल एडेप्टेड भी नहीं होंगे, या इनके अंदर बहुत ज्यादा हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा एडेप्टेशंस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखने को क्या मिलेगा? यहां पर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। और वेरिएशंस क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं रैंडम जेनेटिक रिकॉम्बिनेजेस एंजाइम्स जो होते हैं वो काम करते हैं और क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, जिसकी वजह से हमें नए नए इंडिविजुअल्स में जीन्स मिलते हैं और वो क्या करते हैं? उस इंडिविजुअल को और ज्यादा एडाप्टेड बनाते हैं फॉर दियर इन्वायरमेंट, ओके। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के केस में। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी कितने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स और भी प्लांट्स जो भी हैं। तो एसेक्सुअल का सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा कुछ सब डिविजन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनको अगर हम लोग बात करें सबसे पहले उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अलावा हम लोग देखें एक और स्पेसिफिक टाइप का फिजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के केस में अगर देखें, इट अगेन डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, सिंपल बाइनरी फिजन, next after the simple binary fission there is the presence of another kind of subdivision, that is the transverse binary fission। उसके बाद longitudinal binary fission, next oblique binary fission, okay। So there is the some examples of the simple binary fissions, transverse binary fission, longitudinal binary fissions and the oblique binary fissions। So let's start with the examples। protozoans, for example in case of amoeba, okay। Now bacterians etc, okay। Next, if we have discussing about the transverse binary fission, so there are some examples। one ciliated protozoan known as the paramecium,
and also it present in planaria. प्लेनेरिया और पैरामीशियम हम लोग पहले ही 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. प्लेनेरिया जो है वो किस में रखेंगे, हम किस फाइलम में रखेंगे, पता होगा आप लोगों को. ओके, सो प्लेनेरिया हम लोग कहां रखेंगे, प्लैटीहेल्मेंस में. ओके, एंड इट हैव आल्सो हाई रीजनरेटिव पावर. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल के केस में. लॉन्गिट्यूडनल जो है उसके बेसिकली अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स हैं जो पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है यूग्लिना और दूसरा है आपका वर्टिसेला. आगे मैं भी डिस्कस करूंगा ये कैसे होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑब्लिक की, तो ऑब्लिक में हम लोगों को देखने को मिलेगा डायनोफ्लैजिलेट्स. ओके, सो वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट fission. In case of binary fission, it divided into simple, transverse, longitudinal, oblique. In case of simple binary fission, protozoans, for example amoeba and bacterial cells also shows the binary fission. It is a simple type of binary fission. And transverse, in case of transverse, paramecium and planaria, two most important examples. In case of longitudinal, there is the euglena and verticella. And in case of oblique binary fission, there is the dinoflagellates. Okay, they are also protozoans. Now in case of multiple binary fission, अगर मल्टीपल बाइनरी फिजन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपसे, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन सा है आपका, प्लाज्मोडियम. उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्लाज्मोडियम के बाद में, तो प्लाज्मोडियम के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, एक और एग्जांपल है मोनोसिस्टिस. मोनोसिस्टिस के केस में बात करें तो इट इज द पैरासाइट ऑफ अर्थवर्म. ओके, इट आल्सो शोज द मल्टीपल फिशन. एंड one of the very important and common example, that is the amoeba. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सब टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या था, बाइनरी फिजन. तो सबसे पहले बाइनरी फिजन को अगर हम लोग देखें तो बाइनरी फिजन में होता क्या है, तो बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल जो होगा, वन इंडिविजुअल डिवाइडेड इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स. यानी कि बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोई पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर क्या करेगी, दो या दो से अधिक क्या होगा, डॉटर सेल्स बनाएगी. और वही डॉटर सेल्स आगे जाके क्या होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कि ये उनकी यंग वंस हैं या ये आगे जो है जनरेशंस को ले जाएंगी. अब अगर बाइनरी फिजन के डिवीजन की बात किया था हमने, थोड़े एग्जांपल्स भी वहां पर डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले. तो पहला अगर इनका सब डिवीजन हम लोग देखें तो पहला इनका जो सब डिवीजन है वो कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. पहला जो इनका सब डिवीजन है वो कौन सा है, इसको हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसको हम लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, बाइनरी, या हम लोग बोलेंगे सिंपल तो बाइनरी फिजन को हमने पहला जो उसका सब डिवीजन है उसको डिवाइड किया, और वो पहला डिवीजन कौन सा है, सिंपल बाइनरी फिजन. सिंपल बाइनरी फिजन में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर अगर यहां पर हम लोग देखें जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, अकर्स वाया एनी प्लेन. यानी कि यहां पे अगर हम लोग देखें, अगर कोई ये अमीबा सेल है,
इस अमीबा सेल को अगर हम लोग देखें, यहां पर क्या होगा, कहीं से भी बाइंड्री फिजन होगा और वो क्या करेगा, नई जो होंगी डॉटर अमीबी बना लेगा या डॉटर सेल्स बना लेगा। एक्चुअल में ये अगर हम लोग देखें सिंपल बाइंड्री फिजन, जो ये सेल्स बन रही, जो डॉटर सेल्स बन रही, ये भी एक तरीके का क्या है, माइटोसिस ही है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि माइटोसिस की वजह से ये डिवीजन कैसा होगा, इट इज द फास्ट डिवीजन या फास्ट मल्टीप्लिकेशन। ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में क्या होगा, नंबर ऑफ यंग वंस या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, तो साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है यहां पर किसी स्पेसिफिक प्लेन से नहीं हो रहा है, यानी कि सिंपली हो रहा है, किसी भी प्लेन से हो जा रहा है और वो डिवाइड होके और बहुत सारी डॉटर सेल्स को बना रही हैं। अब इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें हम लोग, तो इनके एग्जांपल्स जो हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमीबा, जैसा कि हम लोग डायग्राम में ही देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो कौन सा है इसका, दैट इज द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल्स में भी हमको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सिंपल टाइप ऑफ बाइंड्री फिजन। ओके, दूसरा जो हमारा डिवीजन था इसका बाइंड्री फिजन के बाद में, सिंपल बाइंड्री फिजन के बाद में, वो कौन सा था, ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन। ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन की बात करें तो ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो किसके थ्रू होगा, इट कंसाइड विद द ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, यानी कि इसको डायग्राम से अगर हम लोग समझें तो कुछ इस तरीके का एक एग्जाम्पल है इसका, आप लोग पहले से भी सुन रखे होंगे, पैरामीशियम। पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोवन है, हमें पता है, एक्सिलिएटेड प्रोटोजोवन है। तो इसके केस में अगर हम लोग देखें, ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ किया। अब पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में हमको कुछ स्पेसिफिक बातें भी देखने को मिलती हैं, थोड़ा बहुत यहां पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें न्यूक्लियस का नंबर अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस का नंबर यहां पर 2 होगा। पहला न्यूक्लियस का नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे, एक तरीके का न्यूक्लियस उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मैक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, यानी कि यहां पे जो न्यूक्लियस एक होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, दूसरा जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। अब दोनों का कुछ फंक्शन रोल भी अलग अलग होगा। तो रोल क्या क्या अलग होगा, माइक्रो में अगर हम लोग देखें तो यहां पे जो डिवीजन होगा वो हमेशा कैसा होगा, माइटोसिस होगा या माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस प्रेजेंट होगी। यहां पर जो मैक्रो न्यूक्लियस है इसमें जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, ए माइटोटिक। यहां पे जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, ए माइटोटिक डिवीजन। दूसरी बात हमको याद रखनी, माइक्रो जो होगा वो डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स प्रेजेंट है यहां पे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। एंड इन केस ऑफ मैक्रो, तो मैक्रो के केस में हम लोग देखेंगे तो ये क्या शो करेगा, इट शोज द पॉलीप्लॉइडल स्ट्रक्चर। ओके, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इनका फंक्शन का अगर हम लोग बात करें, इनका रोल क्या होता है, तो रोल में अगर हम लोग देखें यहां पर जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होंगी वो किसके थ्रू कंट्रोल होंगी, माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू। अदर जो प्रोसेसेस होंगी, जो नॉन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं, वो किससे कंट्रोल होंगी, दे आर कंट्रोल बाय द मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अदर नॉन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस या एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय मैक्रो न्यूक्लियस। अब बात आती है डिवीजन की। तो डिवीजन में मैंने बोला कि ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन जो है वो ऐसा एक बाइंड्री फिजन है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो डिवीजन होगा किसका, साइटोप्लाज्मिक, वो डिवीजन किसके थ्रू होगा, ट्रांसवर्स प्लान के थ्रू होगा। ट्रांसवर्स प्लान के थ्रू अगर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से यहां से ये डिवाइड हो जाएगा और क्या करेगा, इट फॉर्म द 2 पैरामीशियम, 2 पैरामीशियम बन जाएंगे इस तरीके से। ओके, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन में, वो क्या है, यहां पर जब भी डिवीजन होगा ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन के केस में तो हमें देखने को क्या मिलेगा, जो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी सेल के अंदर उनका डबलिंग होगा।
ओके, चाहे माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें चाहे मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें। तो एट द टाइम ऑफ डिवीजन जब वो डॉटर सेल्स बनाने की सोच रहे होंगे उसी समय इनका क्या होगा, जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो माइक्रो मैक्रो या अदर जो अंदर के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं उनका सबका क्या हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, that is the longitudinal binary fission. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। तो यहां पे इनके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जो हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं। एक तो पैरामीशियम आपका हो गया, दूसरा हम लोग एग्जाम्पल में अगर देखें पैरामीशियम के अलावा डायटम्स, बैक्टीरिया एंड प्लानेरिया। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में आपसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, इट कंसाइड विद द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ द इंडिविजुअल या पेरेंटल बॉडी। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एक एग्जांपल है यूग्लिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से ही। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है, वर्टिसेला। वर्टिसेला भी अगर हम लोग बात करें तो इसको बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं या बेल शेप्ड इंडिविजुअल बोलते हैं, और ये भी एक क्या है, प्रोटोजोवन है। ओके, तो लॉन्ग स्ट्रक्चर है यूग्लिना का। ओके, ये एक फ्लैजेलर बॉडी है इसकी। तो यहां पर जब डिवीजन हम लोग देखेंगे तो इसका एक स्पेसिफिक टाइप का डिवीजन होगा। डिवीजन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो यूग्लिनल सेल होगी वो सबसे पहले क्या करेगी, अपने फ्लैजेलर पार्ट को डिवाइड करेगी, यानी कि दो फ्लैजेलर पार्ट में ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, और उसके बनने के बाद यहां पर क्या होगा, जो बॉडी होगा वो अलग हो जाएगा। देख रहे हो आप, दो अलग अलग यूग्लिना बन चुके हैं, और कुछ टाइम पर जाके वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी बिकम डॉटर यूग्लिना। ओके, तो इस तरीके के डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। बेस्ट एग्जांपल इनके क्या है, यूग्लिना एंड वर्टिसेला। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंसाइज विद द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ इंडिविजुअल। ओके, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया पहला बाइनरी फिजन, जो बाइनरी फिजन में हमने सब डिवीजन देखे, सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा हमने देखा ट्रांसवर्स, थर्ड इज द लॉन्गिट्यूडनल, एंड लास्ट इज द ऑब्लिक। तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन में अगर हम लोग देखें, ऑब्लिक बाइनरी फिजन में हमको एग्जांपल्स याद रखने हैं, वो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक तो हमारा हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सिरेशियम। ये आपको याद रखना है। यहां पर जो डिवीजन होगा हमेशा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, वो डिवीजन कैसा होगा, इट इज द ऑब्लिक टाइप, यानी कि ऑब्लिक डिवीजन जो होगा वो हमको देखने को मिलेगा वहां पर साइटोप्लाज्म के थ्रू। दूसरा हम लोग देखेंगे एक और इसका सब डिवीजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिजन के केस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में अगर हम बात करें तो मल्टीपल फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जाम में। पहला एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें
तो मोनोसिस्टिस आई थिंक याद होगा आप लोगों को। ये एक पैरासाइट है जो कहां पाया जाता है, अर्थवर्म में पाया जाता है। तो अर्थवर्म का एंडोपैरासाइट है और एक प्रोटोजोअन है। ओके, दूसरा हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा जो है फेमस है, जो कि प्लाज्मोडियम। आप लोगों ने भी नाम सुन रखा होगा प्लाज्मोडियम का, मलेरियल जो आपका जो है पैरासाइट है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियम के बाद में एक और इसका एग्जाम्पल है, दैट इज द अमीबा। ओके, तो 3 एग्जाम्पल हमने देखे यहां पर। मोनोसिस्टिस जो अर्थवर्म में पाया जाएगा, एंडोपैरासाइट है अर्थवर्म का, एक प्रोटोजोअन है। प्लाज्मोडियम ये भी एक प्रोटोजोअन है और ये भी कहां पाया जाएगा, आपका ह्यूमन के केस में मलेरिया कॉजिंग एजेंट बोलते हैं इसको। दूसरा हम लोग देखेंगे अमीबा। अमीबा जो फ्रेश वाटर अमीबा होता है उसके केस में बात करते हैं। अब इनमें मल्टीपल फिजन होता कैसे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे एक हमने सेल बना लिया, एक सिंपल अमीबा सेल बना लिया। ये स्ट्रक्चर आपको पता ही होंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। ओके, क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। फंक्शन भी आपको डिस्कस किया होगा पिछले क्लासेस में टीचर्स ने। पहला जो आपका फंक्शन इसका फूड कैप्चरिंग, लोकोमोशन, और तीसरा एक नया जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, दैट इज द प्रोटेक्शन। तो कैसे प्रोटेक्शन करता है ये, हाउ, तो प्रोटेक्शन के केस में अगर हम लोग देखें, जब ये सिंपल कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशंस में होगा, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली सरवाइव कर रहा है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में इसके साथ क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करेगा, किसके थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू। तो होता क्या है इसमें, इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमको अमीबा के केस में। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी या हम लोग बोलें अगर कैसी अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर्स हैं वो स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, दे फॉर्म द सिस्ट वॉल। क्या बनाएंगे, सिस्ट वॉल। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे क्या बना, स्यूडोपोडिया जो थे ओके, तो स्यूडोपोडिया ने क्या किया, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या किया, स्यूडोपोडिया ने क्या किया, 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल बना दिया। अब ये सिस्ट वॉल क्या करेगी, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी चारों तरफ से। और दूसरा क्या था इसके अंदर, जो हम लोग ये न्यूक्लियस देख रहे थे, न्यूक्लियस जो होगा वो भी डिवाइड करेगा बहुत सारे जो है डॉटर न्यूक्लियाई में। ओके, अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन जाएंगी, दोबारा फिर से अच्छे दिन आएंगे, वैसे ही तुरंत क्या होगा, ये जो इसका जाएगी। और जैसे ही ये ब्रेक होगी, वैसे क्या होंगे, जो ये स्ट्रक्चर होंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज द स्यूडोपोडियोस्पोर्स। और ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो होंगे, आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ वॉल, ये सारे जो है निकल के कहां आ जाएंगे, बाहर इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। और ये क्या करेंगे, दे फॉर्म द डॉटर अमीबा सेल्स। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलेगा किसके केस में, अमीबा के केस में। प्लाज्मोडियम के केस में भी हम लोग जब पढ़ते हैं मैन के केस में, तो वहां पर भी हमको इस तरीके का डिवीजन देखने को मिलेगा मल्टीपल फिजन के थ्रू। ओके, अगला टॉपिक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द बडिंग। तो बडिंग में क्या है, अगर हम लोग बडिंग में बात करें तो यहां पर कोई ऐसी आउटग्रोथ होगी जो पेरेंटल बॉडी से निकलेगी, और वो आउटग्रोथ क्या होगी, अलग होके
न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देगी, कॉलोनी बनाएगी। अब आती है बात बडिंग के टाइप्स की। तो बडिंग में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो एक तो यहां पर दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो बडिंग जो है कैसे होती ईस्ट में, और दूसरा हम लोग देखेंगे बडिंग इन एनिमल्स। ओके, बडिंग इन ईस्ट में हम लोग देखेंगे, ये कोई एक नॉर्मल सेल है, मान लो ईस्ट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर एक आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होती है। ये वैक्यूल हो गया इसका, ये न्यूक्लियस है। यहां पर क्या होगा, एक आउटग्रोथ डेवलप होगी धीरे धीरे। आउटग्रोथ डेवलप होने के बाद ये डीअटैच हो जाएगी और क्या करेगी, नई इंडिविजुअल्स बना लेगी या नई ईस्ट सेल बना लेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बड बनने के बाद या न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस यहां आएगा, एक बड ये बन गया, इसके बाद भी जो है क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ बर्ड्स बनती चली जाती हैं। जब मल्टीपल नंबर ऑफ बर्ड्स बनती चली जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द टारुलेशन। ओके, तो टारुलेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर मल्टीपल जो है आपकी बडिंग होती है, एक बड के ऊपर सक्सेसिव मैनर में दूसरी बड का फॉर्मेशन होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टारुलेशन। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ईस्ट सेल का। ओके, अब आते हैं बडिंग इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जब बडिंग की बात करते हैं हम लोग, तो तीन तरीके से बडिंग हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल टाइप ऑफ बडिंग, दूसरा हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल के बाद में इंटरनल बडिंग, एंड वन ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बडिंग इन एनिमल, दैट इज द स्ट्रोबिलेशन। ओके, एक्सटर्नल बडिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। इसी तरीके से एंडोजीनस बडिंग हम बोलते हैं इंटरनल बडिंग को, तो इसको हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एंडोजीनस बडिंग। ओके, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल बडिंग की। तो एक्सटर्नल बडिंग में हम लोग क्या देखेंगे, एक पेरेंटल बॉडी से कोई एक आउटग्रोथ निकलेगा और वो आउटग्रोथ फिर डीअटैच होके एक अलग इंडिविजुअल बना लेगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग हमको बेसिकली देखने को मिलता है हाइड्रा में, स्पंजेस में देखने को मिलता है। स्पंजेस हम लोगों ने कहां पढ़े थे, पोरीफेरेंस में पढ़े थे, तो वहां पर भी हमको देखने को मिलेगा, और सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा जैसे कि हाइड्रा। ओके, इंटरनल बडिंग एक स्पेसिफिक केस है स्पंजेस के केस में, स्पॉन्जिला के केस में, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जेम्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वाला है स्पेसिफिक टाइप का, दैट इज द स्ट्रोबिलाइजेशन। तो स्ट्रोबिलाइजेशन बहुत ही एक अलग तरीके का बडिंग है, जिसमें क्या होता है आपका, एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर बड के ऊपर बड बनती चली जाती हैं और वो बड्स जो होती हैं वो डीअटैच होके अलग तरीके का एक लार्वा बनाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इफायरा लार्वा। और वो देखने को मिलता है हमको किसके केस में, सिलेंट्रेट्स के। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, बात करें एक्सटर्नल बडिंग की। एक्सटर्नल बडिंग में हम लोग क्या देखेंगे, एक पेरेंटल बॉडी से हम लोग देखेंगे कोई आउटग्रोथ एराइज होगी और वही आउटग्रोथ आगे जाके डेवलप होकर डीअटैच हो जाएगी और वो क्या करेगी, एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगी। तो इस तरीके की बडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल टाइप ऑफ बडिंग। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, आउटग्रोथ arises from the parental body and detached from the parental body
and forms the new individual, ओके, या न्यू कॉलोनी। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड डीअटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल। यानी कि कोई पेरेंटल बॉडी है, कोई पेरेंट है, और उस पेरेंट से हम लोग देखेंगे क्या होगा, एक जो है एक वहां से आउटग्रोथ निकलेगी। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया किसका, हाइड्रा का। तो हाइड्रा में हम लोग क्या देखते हैं, एक्सटर्नल टाइप ऑफ बडिंग देखते हैं। तो हाइड्रा में हमने देखा क्या, ये एक बड निकला और ये बड आगे जाके क्या हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा, और डीअटैच होगा उसके बाद ये क्या करेगा, इट फॉर्म द न्यू हाइड्रा। ओके, तो इस तरीके के डिवीजन को हम लोग क्या इस तरीके के बडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द एक्सटर्नल टाइप ऑफ बडिंग। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे, तो एग्जाम्पल याद करना है आपको। यहां पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रा सिलेंट्रेट में, दूसरा हम लोग देखेंगे हाइड्रा के बाद में बात करेंगे सल्पा, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सल्पा के बाद में ल्यूकोसिलोनिया जो स्पॉन्जेस में आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइलिस, ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको आपको याद रखना है एक्सटर्नल बडिंग के केस में, जहां पर पेरेंटल बॉडी से एक बड एराइज होगा और वो आफ्टर द डेवलपमेंट डीअटैच हो जाएगा, और डीअटैच होकर नया एक फ्रीली फॉर्म इंडिविजुअल बना लेगा। और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रा, सल्पा, ल्यूकोसिलोनिया एंड साइलिस। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसके बाद में एक्सटर्नल बडिंग के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट बडिंग है वो कौन सा है हमारा, दैट इज द एंडोजेनस बडिंग, या इसको हम एंडोजेनस बडिंग को दूसरे नाम से भी जानते हैं। एंडोजेनस बडिंग को वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, दैट इज द इंटरनल बडिंग। और ये बडिंग जो हम लोग देखेंगे वो किसमें पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ओके। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में हम लोग देखेंगे किस तरीके से एंडोजेनस बडिंग होता है, या हम लोग बोलते हैं इसमें क्या होता है, जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जेम्यूल जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जो रिज्यूम फॉर्म में पड़ी रहती हैं अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो फिर से क्या करती हैं, नए इंडिविजुअल्स को बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जेम्यूल फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहां पर अनफेवरेबल कंडीशन के केस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमको। ये स्पिक्यूल्स हैं और इनके अंदर जो सेल्स होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द आर्कियोसाइट सेल्स, ओके। अब आर्कियोसाइट सेल्स क्या हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जेम्यूल बन जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे इसकी फिर से फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये सारी जो आर्कियोसाइट सेल्स थी वो निकल के बाहर आने लगेंगी और आपस में एग्रीगेट करके एक सेल बना लेंगी, मॉस ऑफ सेल बना लेंगी, और ये आगे जाके क्या होगा, इट डेवलप्स इनटू न्यू फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ओके। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस तरीके के बडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एंडोजेनस टाइप ऑफ बडिंग, या हम लोग बोलेंगे इंटरनल टाइप ऑफ बडिंग, जिसमें क्या होगा, जेम्यूल का फॉर्मेशन होगा, आर्कियोसाइट सेल्स होंगी, आर्कियोसाइट सेल्स माइक्रोपाइलर रीजन से बाहर निकल के आएंगी और फेवरेबल कंडीशन में वापस में एग्रीगेट हो जाएंगी। एग्रीगेट होने के बाद क्या करेंगे, दे फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स, ओके। या ये न्यू इंडिविजुअल जो है वो कौन सा है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और इसका नाम अगर हम लोग देखें, क्या इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, स्पॉन्जिला, ओके। तीसरा जो सबसे स्पेसिफिक टाइप का जो है बडिंग था वो कौन सा था आपका, दैट इज द स्टोबिलाइजेशन। तो स्टोबिलाइजेशन के केस में हम लोग देखेंगे वहां पे क्या होगा, तो स्कैफिस्टोमा एक तरीके का इंडिविजुअल है, सिलेंट्रेट है, तो स्टेबलाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा,
एक बडिंग बना, इसके ऊपर दूसरा बड बनेगा, फिर तीसरा, ऐसे ही मल्टीपल नंबर ऑफ बडिंग हमको देखने को मिलेंगी जो है। अब क्या होगा, अगर इनसे हम लोग देखें कोई पार्ट डीअटैच होगा, डीअटैच होकर जैसे ही फ्री होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द इफायरा लार्वा। और इफायरा लार्वा जो होगा वो आगे जाके डेवलप किसमें हो जाएगा, आपका सिलिंट्रेट का लार्वा। एक्चुअल में बहुत सारे इंडिविजुअल्स में स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, एक उसी का एग्जांपल है स्कारफिस्टोमा। ओके, तो इस तरीके का स्टेबलाइजेशन हमको किसमें देखने को मिलेगा, सिलिंट्रेट्स के केस में देखने को मिलेगा। तो इसके साथ बडिंग भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बडिंग के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें जो पढ़ना है वो कौन सा है, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन की हम लोग बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या है, अगर एक कोई पेरेंटल बॉडी है, ये कोई पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी का डिवीजन हो जाए 2 और मोर पीसेस या 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, तो यहां पर अगर हम लोग देखें किसी तरीके से यहां पर क्या हो, इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए, और फ्रेगमेंटेशन के बाद हम लोग देखेंगे यहां पर कितने फ्रेगमेंट्स बने, 2 और मोर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और वो फ्रेगमेंट्स आगे जाकर क्या करेंगे, दीज फ्रेगमेंट्स फॉर्म्स न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन जो हमको देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किसमें प्रेजेंट होगा, तो स्पॉन्जेस होंगे, स्पॉन्जेस होंगे। स्पॉन्जेस के अलावा हम लोग देखेंगे इकाइनोडर्मेटा, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में क्या है, एक कंडीशन होनी चाहिए कि वहां पर सेंट्रल डिस्क का होना जरूरी है। सेंटर में एक पार्ट होता है इकाइनोडर्मेट्स को, उसको बोलते हैं सेंट्रल डिस्क, तो उसका होना जरूरी है। अगर वो होगा तभी वहां पर क्या होगा, नया इंडिविजुअल डेवलप होगा उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से। उसके अलावा हम लोग देखें कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एल्गी। एल्गी में आप लोगों ने पढ़ा है स्पायरोगायरा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे फंजाई। फंजाई में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा राइजोपस। इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमको। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में सेनेजेला जैसे होता है, आपका एक एग्जाम्पल होता है पर्टिकुलर। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको देखने को मिलेंगे किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल बॉडी का फ्रेगमेंटेशन होता है 2 और 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में, और वो फ्रेगमेंट्स डिवाइड होकर क्या करते हैं, अलग फ्रीली नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं या नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे स्पॉन्जेस, इकाइनोडर्मेट्स, एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट्स। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन के बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को या ऑर्गन को दोबारा जनरेट करना, दैट इज द रीजनरेशन। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि रीजनरेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो हाईली रीजनरेटिव कैपेसिटी हमको देखने को कहां मिलती है, इट इज प्रेजेंट इन प्लैनेरिया। ओके, क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। तो रीजनरेशन जो होगा यहां पर हम लोग देखेंगे ये क्या है, इट इज अ रिपेयरमेंट ऑफ लॉस्ट और डैमेज पार्ट। ओके, तो लोअर इंडिविजुअल्स में बहुत अच्छे से देखा जाता है रीजनरेशन। अब इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स भी इसके 2 हैं, एक है मॉर्फोलैक्सिस और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे इपीमॉर्फोसिस। ओके, तो रीजनरेशन को अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मॉर्फोलैक्सिस एंड इपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस के केस में अगर हम लोग देखें यहां पर क्या होगा,
जो डैमेज टिश्यू होगा या डैमेज पार्ट होगा गेट रीजनरेटेड इनटू न्यू इंडिविजुअल। ओके, यानी कि मॉर्फल एक्सिस में अगर सिंपली हम लोग देखें, ये कोई एक मान लो आपका पेरेंटल बॉडी है, प्लेनेरिया का एग्जांपल मैं लिए ले रहा हूं, ये एक प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में हमने क्या देखा कि यहां पे एक पार्ट इसका डिवाइड हुआ, अलग हुआ, और ये पार्ट जाके क्या करेगा, इट फॉर्म द न्यू प्लेनेरिया। ये तो बनाया ही न्यू प्लेनेरिया, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी एक प्लेनेरिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी पार्ट हम लोग लॉस्ट करते हैं या डैमेज करते हैं, लॉस्ट करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, टिश्यू गेट रीजनरेटेड इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो वो पर्टिकुलर जो डिअटैच्ड पार्ट है वो अलग होकर क्या करेगा, एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मॉर्फल एक्सिस। इपीमॉर्फोसिस में थोड़ा अलग सिनेरियो है। इसमें भी हम लोग देखते हैं दो तरीके से जो है इसको डिवाइड किया गया है। एक रिपेरेटिव पार्ट होता है, रिपेरेटिव मतलब यहां पर रिपेयर होगा। दूसरा हम लोग देखें रिस्टोरेटिव। ओके, तो दो तरीके से, एक रिपेरेटिव है, दूसरा रिस्टोरेटिव है। रिपेरेटिव के केस में हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होगा, मान लो कोई टिश्यू पर्टिकुलर साइट का है, वो अगर टिश्यू डैमेज होता है और टिश्यू डैमेज होने के बाद फिर से क्या हो जाता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे फिर से ग्रो हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द रिपेरेटिव और इपीमॉर्फोसिस। दूसरा हम लोग बोलते हैं रिस्टोरेटिव। रिस्टोरेटिव में हम लोग देखते हैं यहां पर क्या होगा, अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है, इट विल अगेन फॉर्म आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें, एग्जांपल लेके समझें, तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा रिस्टोरेटिव के केस में लिजर्ड का टेल। तो लिजर्ड में आप लोगों ने टेल देखा होगा, टूट जाती है फिर दोबारा आ जाती है, तो वो किसका पार्ट है, किसका जो एग्जांपल है, रिस्टोरेटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन का पार्ट है। रिपेरेटिव में हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज हो जाता है और फिर से वो ग्रो होके पर्टिकुलर हील करके एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द रिपेरेटिव। ठीक है, तो बहुत सारी बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं और फिर से बनते रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द रिपेरेटिव। मॉर्फल एक्सिस में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, डैमेज टिश्यू होगा वो अलग होगा और उसी से क्या होगा, नया इंडिविजुअल रीजनरेट हो जाएगा। और यहां से हम लोग देखेंगे रीजनरेशन जो होगा वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कैसा है, रिपेयरमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू या डैमेज टिश्यू उसका रिपेयरमेंट करता है, या तो उसी डैमेज टिश्यू से नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल्स में आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया के अलावा अगर हम लोग बात करें इकायोडर्मेट्स, है ना, इनमें सब में क्या होगा, हाईली रीजनरेटिव पावर हमको देखने को मिलती है। क्लियर है। इकायोडर्मेट्स में जैसे स्टारफिश के केस में हम लोग देखें तो उसका अगर आर्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, नया एक जो है स्टारफिश बना लेता है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, रीजनरेशन का। तो लोअर जितने भी आप देखोगे इंडिविजुअल्स हैं उनमें रीजनरेशन पावर ज्यादा होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं पीछे से। एक और बचा हुआ है आपका, उसको हम बोलेंगे गेमा का। तो फॉर्मेशन बाय द इंडिविजुअल बाय द गेमा कफ। तो देखते हैं गेमा कफ कैसे होते हैं। अब गेमा कफ हम लोग देखेंगे प्रेजेंट किस में होते हैं, तो एक प्लांट होता है उसका नाम होता है मार्केंसिया। मार्केंसिया में हम लोग क्या देखेंगे, मेल और फीमेल थैलस दोनों अलग होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये जो है कप लाइक स्ट्रक्चर के जो है आपके पर्टिकुलर प्रोपिग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द गेमा कप। इन्हीं गेमा कप से क्या होगा, नए इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे, फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो
तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द गेमा कप। एग्जाम्पल इसका क्या है, मार्केंशिया। ओके, थैंक यू। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद में कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है, उसके बाद कुछ बेसिक्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।